Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of Unit 7, The Earth Speaks. Here is the reading skills. Section A is related to write the dictionary meanings of the highlighted words in the poem and use them in sentences. Okay. यानी जो poems में highlighted words हैं उनके हमने meaning write करने हैं और sentences, make sentences of those highlighted words. Okay, so let's start and do it. Yes, here are the sentences, highlighted words and their meanings and sentences. Okay, first word is somber. Somber mean गमगीन, उदास. ठीक है, in a gloomy mood. Okay, इसका सेंटेंस है ही इज़ सॉम्बर बिकॉज हिज बिजनेस इज़ इन अ लॉस. वो गमगीन है क्योंकि उसका बिज़नेस जो है, कारोबार जो है, वो उसे नुकसान में है या खसारे में है. ठीक है, उसका कारोबार खसारे में है या उसका जो कारोबार हुआ है उसे नुकसान हुआ है. ठीक है, उसके कारोबार में नुकसान हुआ है तो इसलिए वो गमगीन है. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्राउन्ड. क्राउन्ड का मतलब होता है ताजपोशी की. सेकंड फॉर्म है क्राउन की, क्राउन्ड, ताजपोशी की. हियर इज द सेंटेंस इन समर एवरीथिंग इज क्राउन्ड विद अ सनशाइन. ठीक है, यानी गर्मियों के मौसम में हर चीज़ धूप से या सूरज की रोशनी से कवर होती है, या हर जगह पे धूप ही धूप होती है, या हर चीज़ ने धूप का ताज पहना होता है. ठीक है, ये फ्रेजल वर्ड्स हैं. अच्छा, आइसिकल. आइसिकल बर्फ़ से रिलेटेड है. बर्फ़ानी यानी जो भी पानी होता है उसको, यानी विंटर सीज़न में टेम्परेचर कम होने की वजह से वो आइसिकल यानी बर्फ़ में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसको आइसिकल बोलते हैं, बर्फ़ानी. और here is the sentence is when dripping water freezes it looks like an icicle spear. यानी जब गिरता हुआ पानी फ्रीज़ होता है, जम जाता है, तो ये एक नुकीले बर्फ़ानी नेज़े की तरह होता है. ठीक है, स्पेयर नेज़े को बोलते हैं और आइसिकल बर्फ़ानी. ठीक है, स्पेयर नेज़ा यानी नेज़ा की जिस तरह नोक निकली होती है वो नुकीला होता है, ऐसे ही यानी कि जो ड्रिपिंग जो गिरता हुआ पानी है वो दूसरा नुकीली चीज़ की तरह होता है. ठीक है, वो जमी हुई नुकीली शक्ल का होता है, ट्रांसपेरेंट जमी हुई नुकीली शक्ल का होता है. ठीक है, when dripping water freezes it looks like an icicle spear. Okay, the next word is wisely. wisely अक्लमंदी से, दानिशमंदी से. कोई भी काम अक्लमंदी से करना. solve this problem wisely. इस मसले को दानिशमंदी से या अक्लमंदी से हल करें. वर्दी. वर्दी मीन कीमती, लाइक. योर डोनेशन विल बी गोइंग टू अ वर्दी कॉज. यानी आपके जो अतियात हैं वो एक काबिले यानी बहुत कीमती कॉज के लिए, बहुत कीमती तहरीक के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं. ठीक है, यानी आपके जो अतियात हैं वो बहुत कीमती तहरीक को जाएंगे. ठीक है, यानी कीमती तहरीक के लिए होंगे. ओके, ये हमारे पास यानी ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स थे ये 5 थे. और नेक्स्ट देखते हैं, इसके हमने सेंटेंसेस भी कर लिए. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में क्या एक्टिविटी है. लेट्स डू इट. यस, हियर इज़ द बी पार्ट, रीडिंग स्किल. कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस. कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस रीडिंग स्किल में लाजमी आते हैं क्योंकि ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस ये ऐसी एक्टिविटी है कि जब आप कोई भी लेसन या कोई भी टेक्स्ट रीड आउट करते हो तो उसके एंड पे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस लाजमी होंगे, क्योंकि इससे ही आप पता चलता है कि आप उस लेसन को या उस टेक्स्ट को
कितना आप कंप्रीहेंड कर पाए हो या उससे कितना अंडरस्टैंड कर पाए हो, ठीक है। तो ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के आप आंसर करोगे तो अंदाज़ा होगा, असेसमेंट होगी, वैल्यूएशन होगी कि आप उस लेसन को कितना अंडरस्टैंड कर पाए हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीजन्स हैज़ द अर्थ गिफ्टेड अस, कि ज़मीन ने हमें कितने मौसम तोहफे में दिए हैं। नेम देम एंड डिस्क्राइब वन सीज़न, उनके नाम बताएं और किसी एक सीज़न, एक मौसम के बारे में बयान करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय वन ईच सीज़न, यानी हर जो मौसम है वो क्या तब्दीलियाँ लेकर आता है। एज़ द अर्थ हैज़ टोल्ड, जैसा कि ज़मीन ने बताया है, ठीक है। यानी जैसा ज़मीन ने बताया है कि हर मौसम तब्दीलियाँ लेकर तो वो क्या तब्दीलियाँ लेकर आता है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड ऑल देयर प्लेयर्स एंड ऑल देयर फियर्स, यानी उसके सब खुशियाँ, उसके सब खौफ। व्हाट डज़ द अर्थ मीन्स बाय दिस, इस सेंटेंस से या इस लाइन से अर्थ का क्या मतलब है, यानी अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन से वो क्या बताना चाह रही है। तो ये इसका आंसर करना है आपने। हाउ कैन वी यूज़ ईच सीज़न वाइजली एंड काइंडली, हम हर मौसम को कैसे अक्लमंदी और मेहरबानी से या शफ़क़त से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू यूज़ माई गिफ्ट्स एज़ बेस्ट यू नो, मेरे तोहफ़े को इस्तेमाल करें ऐसे बेहतर जैसे कि आप जानते हैं, यानी मेरे तोहफ़े को अपने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। व्हाट डज़ द अर्थ वांट्स फ्रॉम अस, ज़मीन हमसे क्या चाहती है। हाउ मे वी इनकरेज अदर्स, हम दूसरों को कैसे इनकरेज, हौसला अफजाई कर सकते हैं। टू यूज़ अर्थ्स गिफ्ट्स, कि वो ज़मीन के तोहफ़े को इन बेस्ट वे, कि वो ज़मीन के तोहफ़े को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी हम दूसरों को कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि वो ज़मीन के तोहफ़ों को बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो पोएम का मेन आइडिया, जो मरकज़ी ख्याल है, उसके बारे में आपने लिखना है। ओके, लेट्स डू इट। यस, हियर आर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मैनी सीजन्स हैज़ द अर्थ गिफ्टेड अस, यानी ज़मीन ने हमें कितने मौसम गिफ्ट किए हैं, तोहफे में दिए हैं। नेम देम एंड डिस्क्राइब वन सीज़न, यानी उनके नाम बताने हैं और किसी एक सीज़न को, एक मौसम को बयान करना है, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ दैट द अर्थ हैज़ गिफ्टेड अस 4 सीजन्स, ज़मीन ने हमें 4 सीज़न, यानी 4 मौसम दिए हैं, 4 मौसम तोहफे के तौर पर दिए हैं। दे आर समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, यानी वो मौसम गर्मा, मौसम सरमा, बहार, ख़ज़ां हैं। इन समर सीज़न देयर इज़ वेरी हॉट वेदर, मौसम गर्मा में बहुत गर्मी होती है, गर्म मौसम होता है। टेम्परेचर इज़ हाई इन समर सीज़न, मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत बुलंद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय ईच सीज़न एज द अर्थ हैज़ टोल्ड, व्हाट आर द चेंजेस, यानी क्या तब्दीलियाँ हैं, ब्रॉट बाय ईच सीज़न, जो हर मौसम लाता है, एज द अर्थ हैज़ टोल्ड, जैसे कि ज़मीन ने बताया, यानी हर मौसम क्या तब्दीलियाँ लेकर आता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, एज द अर्थ हैज़ टोल्ड दैट ईच सीज़न ब्रिंग्स द चेंजेस, ज़मीन ने जैसे कि बताया कि हर मौसम तब्दीलियाँ लेकर आता है। लाइक इन स्प्रिंग सीज़न द लाइलेक्स ब्लूम, यानी मौसम बहार में लाइलेक्स फूल का नेम है, यानी सफ़ेद और बनफशी कलर के, यानी पर्पल कलर के वो फूल खिलते हैं। वाइल इन ऑटम सीज़न, जबकि मौसम ख़ज़ां में द मैपल ट्री इज़ रेड, जो मैपल ट्री है वो सुर्ख रंग का होता है। इन समर सीज़न, मौसम गर्मा में, ऑल क्राउंड विद सनशाइन, हर चीज़ धूप से हर चीज़ ने धूप से ताजपोशी की होती है। एंड इन विंटर, और सर्दियों में मौसम इन विंटर सीज़न, मौसम सरमा में, देयर इज़ स्नो एवरीवेयर, हर जगह पे बर्फ़बारी होती है, यानी हर जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड ऑल देयर प्रेयर एंड ऑल देयर फियर्स
व्हाट डज़ द अर्थ मीन्स बाय दिस, यानी अपनी सारी खुशियों के साथ और सारे उनके जो सारे खौफ हैं उनके साथ इस फ्रेज़ का या इस सेंटेंस का क्या मतलब है जो ज़मीन ने कहा, अर्थ ने कहा, इससे ज़मीन का या अर्थ का कहने से क्या मुराद है। ठीक है, दिस मीन्स, इससे मुराद है या इसका मतलब है दैट देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स एंड डिफरेंट फेयर्स इन ईच सीज़न, यानी हर मौसम में मुख्तलिफ खुशियाँ और मुख्तलिफ खौफ होते हैं। यानी जैसे अगर गर्मी है तो गर्मी में टेम्परेचर हाई है, उसका यानी फियर ये होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यानी पानी की कमी हो जाती है और अक्सर यानी कि बीमारियां अक्सर सनस्ट्रोक हो जाता है, और यानी इसके फेयर्स हैं और प्लेयर्स के उसमें स्विमिंग हो सकती है, उसमें दूसरा मौसम एंजॉय करते हैं। जो चीज़ें हम समर सीज़न विंटर सीज़न में हम एंजॉय नहीं कर सकते वो हम इस सीज़न में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी प्लेयर्स हैं। हर मौसम के ऐसे ही हर मौसम के डिफरेंट प्लेयर्स एंड डिफरेंट फेयर्स होते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स एंड डिफरेंट फेयर्स इन ईच सीज़न। द अर्थ मीन्स टू दिस सेंटेंस। ओके, question number 4 is how can we use each season wisely and kindly, हम हर मौसम को कैसे अक्लमंदी से और प्यार मोहब्बत से इस्तेमाल कर सकते हैं या शफ़क़त से इस्तेमाल कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ we can use each season wisely and kindly in a way that we should use proper necessities of life to meet the severe conditions of different seasons. Okay, we can use each season कि हम हर सीज़न को, हर मौसम को इस्तेमाल कर सकते हैं वाइजली एंड काइंडली, अक्लमंदी और दानिशमंदी से और शफ़क़त से, यानी खुलूस से, इन अ वे, इस तरीके से, इस अंदाज से, दैट वी शुड यूज़ प्रॉपर नेसेसिटीज़ कि हम मुनासिब ज़रूरियात ज़िंदगी को इस्तेमाल करने कि हमें ज़रूरियात ज़िंदगी को इस्तेमाल करना चाहिए टू मीट द सीवियर कंडीशंस ऑफ, हमें जो सख्त शदीद हालात होते हैं किसी भी मौसम की शिद्दत को मीटअप करने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए हमें जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, टू यूज़ माई गिफ्ट्स एज बेस्ट यू नो व्हाट डज़ द अर्थ वांट फ्रॉम अस, यानी मेरे तोहफ़ को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि आप जानते हैं ज़मीन हमसे क्या चाहती है। हाउ मे वी इनकरेज अदर्स टू यूज़ अर्थ गिफ्ट्स इन अ बेस्ट वे, हम दूसरों को कैसे इनकरेज कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो ज़मीन के तोहफ़ को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द अर्थ वांट्स दैट, ज़मीन चाहती है दैट वी यूज़ 4 सीजन्स, 4 सीजन्स विच आर गिफ्टेड बाय द अर्थ, यानी 4 मौसम जो ज़मीन ने हमें गिफ्ट किए हैं, जिन तोहफ़े में दिए हैं, इन अ वे, इस तरीके से टू एंजॉइंग देयर रिचनेस एंड ब्यूटी, यानी उनके जो खूबसूरती है या उनकी एक क्या लें ज़रखेज़ी है या उनका जो शिद्दत है उसको एंजॉय करना चाहिए। वी मे इनकरेज अदर्स, हम दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं टू क्लीन द सराउंडिंग्स, कि वो अपने सराउंडिंग्स इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखें, एंड डू नॉट स्प्रेड आउट मैस एवरीवेयर, और हर जगह पे गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं सारे मौसम्स को।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट देयर आर 4 सीजन्स, यानी जो नज़म का मर्कज़ी ख्याल है वो 4 मौसमों से मुतलिक है कि 4 मौसम होते हैं जो कि ज़मीन ने हमें गिफ्ट किए हैं। वैल्यू दैम, उनकी कदर करें, एंड इन्जॉय देयर प्लेयर्स एंड फेयर्स, और उनकी खुशियाँ और खौफ जो हैं वो इन्जॉय करें। वी शुड यूज़ 4 सीजन्स वाइजली एंड काइंडली, हमें चारों मौसमों को अक्लमंदी और शफ़क़त से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है एक्सरसाइज में। ओके, हियर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, द पार्ट सी ऑफ रीडिंग स्किल। फिगर ऑफ स्पीच ऐसे ही है जैसे कि हम कोई पोइट्री के बारे में हम कोई बात करते हैं तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का होना लाजमी है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसमें सिमिलीज हैं, मेटाफर है, यानी अपनी बात को कहने का अंदाज़, अपनी बात को खूबसूरत किस तरह बनाना है, उसको उसमें क्या चीज़ें यूज़ करनी है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच एक तरह से वर्ड्स का ऑर्नामेंट है। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का ऑर्नामेंट है, यानी अल्फाज की खूबसूरती है। इसमें ज़्यादातर सिमिलीज, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सिमिलीज के बारे में जानेंगे। सिमिली इज़ अ figure of speech in which two things are compared to each other using the comprehension word like or as, यानी दो चीज़ों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम वर्ड लाइक और as, ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ एज प्रिटी एज अ पिक्चर, वो ऐसे खूबसूरत है जैसे कि एक तस्वीर। ही इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक एन ऑक्स, वो एक बैल की तरह ताकतवर है। ठीक है, तो ये लाइक और एज जो हैं ये सिमिलीज में यूज़ होते हैं। जब टू थिंग्स में कंपैरिजन हो तो हम लाइक और एज को यूज़ करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं, तो उसे सिमिलीज बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्रीहेंशन वर्ड लाइक और एज, यानी इसमें डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन तो होता है, लेकिन इसमें लाइक और एज जो वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं होते। ठीक है, यानी लाइक और एज के बगैर ही हम जो दो चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं उसको मेटाफर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर, वो एक पानी से बाहर जैसे मछली होती है वैसा है, यानी कि ये बहुत मुश्किल में है। ठीक है, तो ये एक मेटाफर है, यानी फ़िश के साथ कंपेयर किया है लेकिन उसमें एज और लाइक को वर्ड को यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है शी इज़ अ स्टार इन द स्काई, यानी वो आसमान पर एक तारे की तरह है। ठीक है, यानी वो एक स्टार है, तो उसको यहाँ पे भी लाइक और एज के वर्ड को यूज़ किए बगैर कंपैरिजन किया है स्टार के साथ। शी इज़ अ स्टार इन द स्काई, यानी वो आसमान में एक तारे की तरह है। अच्छा, नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होती है? पर्सनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, यानी इसमें जो इंसानी खसूसियात होती हैं उस पर मुश्तमिल होता है, और ये किसी चीज़ में ये खूबियाँ बयान की जाती हैं जो कि इंसान ना हो, यानी गैर इंसानी चीज़ों में, यानी जो ह्यूमन ना हो वो उस चीज़ में इंसानी खसूसियात का होना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेयर द विंड विस्लिंग, यानी मैंने हवा को सीटियाँ बजाते हुए सुना, यानी यहाँ पे विंड जो है ये नॉन ह्यूमन है लेकिन वो विस्लिंग कर रही है। विस्लिंग करना ह्यूमन का काम होता है, तो ये नॉन ह्यूमन है विंड और ये विस्लिंग का काम करे, तो इसे हम पर्सनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द मून इज़ स्माइलिंग एट मी, चाँद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे मून को जो नॉन ह्यूमन है उसको पर्सनिफाई किया है ह्यूमन से, किस स्माइल कर रहा है। ठीक है, मुस्कुरा रहा है, तो ये स्माइल जो करता है वो ह्यूमन जो हैं क्रिएचर्स वो करते हैं, तो ये यहाँ पे पर्सनिफाई किया है मून को। ठीक है, तो ये पर्सनिफिकेशन है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है आइडेंटिफाई पर्सनिफिकेशन इन द पोएम द अर्थ स्पीक्स. ओके, लेट्स डू इट. द पर्सनिफिकेशन we search from the earth speaks. Okay, let's do it right now. Personification in the poem the earth speaks, यानी द अर्थ स्पीक्स जो पोएम है उसमें क्या क्या पर्सनिफिकेशन के लिए यूज़ हुआ है तो वो देखते हैं. द टर्निंग अर्थ, मुड़ती हुई ज़मीन. ठीक है, अर्थ जो है वो एक नॉन ह्यूमन है, लेकिन जो मुड़ना जो है, टर्न लेता है वो एक ह्यूमन बॉडी जो है वो टर्न लेता. तो ये टर्निंग अर्थ यानी मुड़ती हुई ज़मीन, तो ये पर्सनिफिकेशन है. स्पोक इन सोम्बर वॉइस, यानी स्पोक इन ग्लूमी वॉइस, सैड वॉइस. तो ये भी एक नॉन ह्यूमन के उस पर यूज़ हुई है, यानी जो अर्थ है वो अर्थ स्पोक इन अ सोम्बर वॉइस. तो ज़मीन गमगीन आवाज़ में बोलती है, तो वो क्या है, पर्सनिफिकेशन है. ठीक है, और इट्स डीप वॉइस सेड, यानी ज़मीन के बारे में बात हो रही है. द अर्थ इट्स डीप वॉइस सेड, यानी इसकी गहरी आवाज़ ने कहा, ये भी पर्सनिफिकेशन है. इट्स वॉइस वाज लो, इसकी आवाज़ मध्यम थी, तो ये भी पर्सनिफिकेशन है. 4 सीजन्स आई गिव यू, यानी 4 मौसम मैं आपको देती हूँ, यानी ज़मीन ये कह रही है, तो ये भी पर्सनिफिकेशन है. ठीक है, और ये सारी जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें शो हो रही हैं, तो ये इसलिए, लेकिन ये है नॉन ह्यूमन. ठीक है, तो लेकिन इसलिए इसको फिर पर्सनिफाई किया है, हमें ये पर्सनिफिकेशन के तौर पे यूज़ हुआ है. और ये पर्सनिफिकेशन जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है और ये ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है. यस, यूज़ द ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर्स टू डेवलप योर ओन सिमिलीज. यहाँ पे पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए हमने सिमिलीज डेवलप करनी है. फर्स्ट नंबर पे है हार्ट. she has she's sweet, she is pure as heart, she is pure as heart. Okay, the next is flower, and we can say that she is as pretty as flower, she is as beautiful as flower. Okay, the next one is honey bee, and here we can say that she looks like as honey bee, she looks like as honey bee. Maybe his clothes styles, she looks like as honey bee. Okay, then there is a fox. Fox mean very clever animal. He's as clever as fox, he is as clever as fox. The next one is owl, and owl is always related to weakened persons, and we can say that he awakes a whole night like an owl. Okay, the next one is the lion. The lion is the sign of bravery, and we can say that he is as brave as a lion. ओके, यहाँ पे हमने ये सिमिलीज भी डेवलप की हैं, और हमारी रीडिंग स्किल्स जो है वो हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर के बारे में हम ये एक्सरसाइज का पार्ट देखेंगे. तो आज इस वीडियो में, रीडिंग स्किल्स की वीडियो में, अगर आपने कुछ मुफीद सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, और सपोर्ट माई चैनल. एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lessons. Remembers means your prayer. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 7 द अर्थ स्पीक्स इसकी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। और वोकैबुलरी एंड ग्रामर में सबसे पहले कैपिटोनिम। कैपिटोनिम क्या होता है? कैपिटोनिम यानी कुछ जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो तो उनके मीनिंग और होते हैं, और स्मॉल लेटर से वही सेम स्पेल वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो तो वो उसके मीनिंग्स और होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि कैपिटोनिम इज़ द वर्ड हुज मीनिंग चेंजेस व्हेन इट इज़ कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो कैपिटोनिम ऐसा लफ्ज़ है जिसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जिसके मायने चेंज हो जाते हैं जब वो कैपिटलाइज फॉर्म में होता है, यानी कि जब वो उसे कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है उसके मीनिंग चेंज होते हैं। दे हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, यानी उसके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन वो कैपिटलाइजेशन फॉर्म में होता है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्पेल सेम होते हैं लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। कैपिटोनिम स्पेलिंग लिस्ट कैन इंक्लूड नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो कैपिटोनिम स्पेलिंग हैं वो ज़्यादातर नाउन्स में, वर्ब्स में और एडजेक्टिव्स में होते हैं। कैपिटोनिम इज़ अ फॉर्म ऑफ द होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? स्पेल द सेम बट डिफर इन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल फेयर, FAIR, फेयर। फेयर का क्या मतलब होता है? जैसे फेयर का मतलब मेला भी होता है, और फेयर का मतलब यानी कि इंसाफ से रिलेटेड भी इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि स्पेल सेम है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पिंक कलर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो देखें। फर्स्ट वर्ड है टर्की। टर्की एक कंट्री का नेम है, एंड देन स्मॉल लेटर से TURK टर्की, ये फील्ड मुर्ग यानी एक मुर्ग की किस्म है, उसको कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कैपिटल लेटर में होगा तो वो एक कंट्री का नेम है, और अगर स्मॉल लेटर में होगा तो उसको फील्ड मुर्ग का नाम दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है मार्च, MARCH, मार्च। मार्च में जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है वो मंथ नेम है, मंथ नेम को शो कर रहा है, और MARCH मार्च जो स्मॉल लेटर से है वो मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी वर्ब है आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे पहले टर्की, TURK टर्की ये नाउन है, और ये मार्च जो है ये वर्ब है। ठीक है, मार्च मंथ नेम है जो कैपिटल लेटर से है, और जो स्मॉल लेटर से है उसे यानी उसका मीनिंग होगा आगे बढ़ना, यानी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट है मे, MAY, मे, यानी जो कैपिटल लेटर से है उसको हम मंथ नेम से वो करेंगे डिफाइन, एंड देन स्मॉल लेटर्स, विद स्मॉल लेटर्स MAY, मे, यानी मॉडल वर्ब्स में हम अक्सर यूज़ करते हैं मे का मीन मे, शी मे बी अ गर्ल। ठीक है, तो MAY मे मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पॉलिश, जो कैपिटल लेटर से है, जो कैपिटलाइज्ड फॉर्म में है उसको हम यानी इट इज़ रिलेटेड टू पोलैंड। पोलैंड इज़ अ कंट्री, एंड इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स, पीपल, देयर कल्चर, देयर यानी देयर ट्रेडिशंस, यानी उनके जो रवायात हैं, उसका जो सकाफ़त है या उसके जो लोग हैं, उससे पोलैंड से रिलेटेड जो भी होंगे उसे हम पॉलिश कहेंगे। ठीक है, तो ये जो कैपिटलाइज फॉर्म है उसको पोलैंड से रिलेटेड कहेंगे। और जो नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में है POLISH, पॉलिश, ये वर्ब है और इसका मीनिंग होता है साफ़ करना, चमकाना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है अगस्त, जो कैपिटलाइज फॉर्म में है वो मंथ नेम से रिलेटेड है, यानी मंथ नेम का 8 मंथ है, और जो स्मॉल लेटर में है उसका मतलब होता है बुलंद पाया, बहुत इज्जत वाला। ठीक है, रिलेटेड टू हाई स्टीम। ठीक है, वेरी ऑनर्ड, तो उसको ये अगस्त जो है वो बुलंद पाया यानी इज्जत से रिलेटेड जो है उसे कहेंगे। ठीक है, यानी इसे एडजेक्टिव के तौर पे लेंगे, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, नेक्स्ट है चाइना। चाइना जो कैपिटलाइज्ड फॉर्म में है वो एक कंट्री का नेम है, उसे चाइना, चीन एक मुल्क का नाम है, और दूसरा चाइना जो है जो स्मॉल लेटर्स में है उसको हम ज़्यादातर हम देखते हैं
चाइना क्ले, चीनी के बर्तन, ठीक है, चीनी के बर्तन से हम उसका मीनिंग लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है बी, डेनोटेशन एंड कोनोटेशन। अच्छा, डेनोटेशन क्या होता है और कोनोटेशन क्या होता है? डेनोटेशन, इट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड यू फाइंड इट्स डेफिनेशन इन अ डिक्शनरी, ठीक है। डेनोटेशन जो है वो एक लफ्ज़ी मतलब होता है, एक लुग़वी लिहाज से यानी मैनी के लिहाज से एक उसका मतलब होता है किसी भी लफ्ज़ का, और इसका जो है हम इसकी डेफिनेशन मीनिंग के लिहाज से इसकी डेफिनेशन हम डिक्शनरी से मालूम करते हैं, ठीक है। यानी उसके मीनिंग के लिहाज से, उसके लुगत के अतबार से, मैनी के लिहाज से उसको हम डेनोटेशन बोलते हैं। और कोनोटेशन क्या है? A word's connotation is the feeling and ideas associated with the word, यानी किसी लफ्ज़ से मिली हुई उसकी जो ख्यालात या उसकी एहसासात जो हैं उसको हम कोनोटेशन का नाम देते हैं। इट कैन बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी ये सियाक़ व सबाक़ से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उससे आपका ये इसका कंसेप्ट ज़्यादा मज़ीद क्लियर होगा। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और एक कॉलम में डेनोटेटिव मीनिंग्स हैं और दूसरे में कोनोटेटिव मीनिंग्स हैं, ठीक है। डेनोटेटिव आपको पता है कि जो लिटरली मीनिंग हैं, जो एक उसके लुगत के हिसाब से जो मैंने है वो उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, और जो कोनोटेटिव मीनिंग्स हैं वो एक तरह से उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं, यानी एक उसके जो फीलिंग्स और जो आइडियाज़ होते हैं उससे रिलेटेड इसके मीनिंग्स बताए मैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आलिया इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट टुडे। आलिया ने आज ब्लू शर्ट यानी नीले रंग की शर्ट आज पहनी हुई है, ठीक है। नेम ऑफ कलर, यहाँ पे ब्लू नेम ऑफ कलर यानी कलर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अच्छा, कोनोटेटिव मीनिंग में ब्लू को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है? देखिए, अली इज़ ब्लू आफ्टर हर फादर्स डेथ। यहाँ पे ब्लू सैड एक्सप्रेशन में लिया गया है, ठीक है। यानी आलिया अपने फादर की डेथ पे, अपने बाप की वफ़ात पर बहुत ज़्यादा उदास थी, यानी बहुत ज़्यादा गमगीन है, ठीक है। तो यहाँ पे सैड एंड डिप्रेस्ड मीनिंग्स में ब्लू को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है द वेव क्रैशेस अगेंस्ट द बीच। यहाँ पे वेव ऑफ अ सी, यानी ये जो समंदर की जो लहर होती है उससे रिलेटेड इसको यूज़ किया गया है। द वेव क्रैशेस अगेंस्ट द बीच, यानी कि जो लहर है वो साहल से टकराती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वेव को किस मीनिंग में लिया गया है? ही ग्रेव्ड इन अ वेव ऑफ सैडनेस, ठीक है। यानी वो एक गम के समंदर में या एक कह लें कि बहुत ज़्यादा वो गमगीन थी। यहाँ पे वेव को एक यानी इसमें तौर पे लिया गया कि ये नॉट एबल टू हैंडल, यानी बहुत ज़्यादा गमगीन थी, इससे यानी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, ठीक है। यानी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी यानी गम को, वो गम की कैफियत से बाहर नहीं आ पा रही थी, तो उसको हम नॉट एबल टू हैंडल के मीनिंग में लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है पोर। पोर का डेनोटेटिव मीनिंग है कोई भी चीज़ जो लिक्विड है उसको डालना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डालना, उंडेलना, ठीक है। पोर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक पानी के ग्लास डालो, ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, यानी किसी भी लिक्विड को एक कंटेनर से, एक जार से दूसरे जार में डालना, तो उसे हम पोर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कोनोटेटिव मीनिंग क्या है? शी पोर्ड हर सेल्फ इन टू द प्रोजेक्ट एंड गोट इट डन ऑन टाइम, यानी उसने अपने आप को प्रोजेक्ट में इतना मसरूफ़ कर लिया, इतनी वो मशगूल हो गई और उसने एंड गोट इट डन ऑन टाइम, और उसे वक्त पर कर लिया, ठीक है। शी पोर्ड हर सेल्फ इन टू द ऑब्जेक्ट, यानी पोर्ड डीपली इन्वॉल्व, यानी बहुत ज़्यादा मशगूल हो गई, बहुत ज़्यादा उसने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा मशगूल मसरूफ़ हो गई और उसने इसे टाइम पर कर लिया, ठीक है। ये डेनोटेटिव जो है वो एक लिटरली मीनिंग है, और जो
कोनोटेटिव हैं वो इस तरह जैसे हम ईडियम्स बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही उसके यानी फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशंस और आइडियाज़ के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यस, पार्ट सी है विच इज़ रिलेटेड टू कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन इज़ अ वर्ड टू यूज़ टू जॉइन अ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, यानी वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम एक कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और फॉर एग्जांपल, ही कुड नॉट जंप द वॉल थ्रू ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, यानी वो वॉल पर नहीं चढ़ सकती थी थ्रू दो ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, दो अगरचे उसने बार बार कोशिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट है ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, बट कंजक्शन वर्ड है और ऊपर के एग्जाम्पल में दो और एंड, ये कंजक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कंजक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में फ़र्क क्या है? अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड और फ्रेजेस, words are phrases that include the relationship between two sentences or paragraph। ठीक है, यानी कंजक्शन वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रेजेस एंड क्लासेस को हम कनेक्ट करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। और जब हम यानी सेंटेंस और पैराग्राफ में आपस में उनका रिलेशनशिप शो करने के लिए हम जो है वो ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर वर्ड्स और फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती हैं और वो निशानदेही करती हैं कि सेंटेंसेस और पैराग्राफ का आपस में क्या कनेक्शन है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, राइटिंग इज़ द स्किल दैट मेक्स टाइम टू मास्टर, यानी राइटिंग एक ऐसी महारत है जो वक्त के साथ साथ उस पर अबूर होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, मास्टरिंग देयर स्किल, अपने यानी महारत में एक यानी टॉप पे जाना, उसको ऑफ राइटिंग की स्किल में या राइटिंग के हुनर में, महारत में उसको यानी उसमें एक पाए तकमील तक पहुंचाना डज़ नॉट हैपन इन अ डे, एक दिन में नहीं हो जाता, यानी कि राइटिंग स्किल जो है वो एक दिन में इम्प्रूव नहीं हो जाती। फर्दर मोर, मज़ीद बरान, यानी मज़ीद ये कि इट इज़ अ स्किल, ये एक महारत है, दैट नीड्स प्रैक्टिस, जो कि जिसे एक मश्क की ज़रूरत होती है, एज वेल एज डेडिकेशन टू हर्न योर एक्सपर्टीज़, और इसके साथ साथ एक लगन, एक कुछ परफेक्शन, हन का मतलब होता है मेक परफेक्ट। ठीक है, यानी परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस का होना और आपकी महारत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट होने के लिए उसमें दूसरा यानी कि परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है, नॉट टू बर्न योर सेल्फ आउट, कि अपने आप को यानी ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, बट यू नीड टू स्टिक विद इट, यानी हम क्या कहते हैं एक कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी हमें उसकी कोशिश, उस एक्टिविटी को करते रहना चाहिए, उसको यू नीड टू स्टिक विद इट, यानी इसके साथ लगे रहना चाहिए, यानी प्रैक्टिस, मज़ीद प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी हमें कामयाबी हासिल होती है। अच्छा, यानी ये आपको फ़र्क पता चल गया होगा। कंजक्शंस जो हैं वो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए हम कंजक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं, और ट्रांजिशन डिवाइसेस जो हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि सेंटेंसेस और पैराग्राफ के रिलेशनशिप को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी, अच्छा ये कंजक्शंस की आगे मज़ीद उसकी काइंड्स को डिफ़ाइन किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस
और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आपने देखा होगा जो क्लॉजेस होती हैं, क्लॉजेस कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उसमें जो क्लॉजेस हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए जो हम कंजक्शंस यूज़ करते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को दूसरा कनेक्ट करने के लिए हम जो कंजक्शंस यूज़ करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का नाम देते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है। यानी जो स्टेटमेंट्स हैं या क्लॉजेस हैं वो इक्वल रैंक की हों, यानी हम उसे कनेक्ट करते हैं कंजक्शन से, और वो जो दोनों क्लॉजेस हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो जो उनको फिर जो कनेक्ट करते हैं कंजक्शंस पर जो कनेक्ट करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर, नीदर, नॉर, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक रेड एंड येलो कलर, ठीक है। रेड एंड येलो कलर, यानी रेड यानी मैं सुर्ख रंग पसंद करता हूँ और मैं पीला रंग पसंद करता हूँ, यानी दोनों सेंटेंस सेम है तो उसको कनेक्ट किया है एंड से, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है। नंबर 2 है आई लाइक हॉकी बट हारिस लाइक्स क्रिकेट, ठीक है। यानी मुझे हॉकी पसंद है लेकिन हारिस को क्रिकेट पसंद है। यानी दोनों क्लॉजेस में क्या होता है? सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट। तो ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कंजक्शन वर्ड कनेक्ट कर रहा है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आई वेंट टू गो टू बेड। मैं बेड पर जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ। सो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं इसलिए मैं अपने दांत ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, यानी सोने से पहले मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ। तो जो कनेक्टेड वर्ड है सो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी जो एक क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट हो और दूसरी क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट हो, उनको कनेक्ट करने के लिए जो कंजक्शंस वर्ड यूज़ किए जाते हैं उससे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एज, whenever, when, although, because, until, while, etc. ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको जो कनेक्ट करते हैं कंजक्शंस वर्ड उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, मैं आपकी मदद करूँगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है। मैं आपकी मदद करूँगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। मैं आपकी मदद करूँगा, क्यों, किस लिए? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है। यानी ये डिपेंडेंट है, आई विल हेल्प यू, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, ये इंडिपेंडेंट है। तो इनको एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड से कनेक्ट करते हैं। नंबर 2 है ही विल स्टडी, वो पढ़ाई करेगा अनटिल मिडनाइट, कब तक? वो कब तक पढ़ाई करेगा? आधी रात तक, ठीक है। तो ये अनटिल जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। अच्छा, नेक्स्ट है आई हेल्प हारिस, मैंने हारिस की मदद की। वेन एवर ही नीडेड, जब कभी उसे ज़रूरत हुई। तो यहाँ पे वेन एवर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के तौर पर यूज़ हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी ज्वाइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दरअसल जो सेंटेंसेस हैं पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मीन्स ऑफ सूटेबल कंजक्शंस, यानी हमने इनको जो सूटेबल कंजक्शंस है उसके साथ हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। अली हैज़ नॉट कम एंड मारिया हैज़ नॉट कम, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों
इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एंड से कनेक्ट करेंगे। अली एंड मारिया हैज़ नॉट कम, अली एंड मारिया, आलिया एंड मारिया हैज़ नॉट कम। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड से हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा, नंबर 2 है शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स पंजाबी, यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो इसमें भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाएंगे एंड। शी स्पीक्स इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 3, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। ही इज़ वेरी सिंसियर, वो बहुत मुखलिस है। यहाँ पे यानी एक मैं उसे पसंद करता हूँ, क्यों पसंद करता हूँ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ही इज़ बिकॉज, वो क्यों, मैं उसे क्यों पसंद करता हूँ, बिकॉज, क्योंकि ही इज़ वेरी सिंसियर, क्योंकि वो बहुत मुखलिस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज जो डिपेंडेंट है और नेक्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड बिकॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ही डिड नॉट विन, वो नहीं जीता। ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट विन, वो नहीं जीता। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ही डिड नॉट वर्क, ही डिड नॉट विन, वो नहीं जीता। अच्छा, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, अगरचे उसने मेहनत की थी, यानी अगरचे उसने मेहनत की, अगरचे उसने सख्त मेहनत की लेकिन वो नहीं जीता, तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, यानी एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा नंबर 5 है शी लॉस्ट द मैच, उसने मैच हारा। शी इज़ चेयरफुल, यानी उसने मैच हारा। शी इज़ चेयरफुल, लेकिन वो फिर भी खुश है। ठीक है, शी लॉस्ट द मैच बट शी इज़ चेयरफुल, ये लेकिन वो खुश है। अच्छा नेक्स्ट है वी डिसाइडेड टू गो आउट, हमने बाहर जाने का फ़ैसला किया। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो इसको जो कंजक्शन वर्ड से हम कनेक्ट करेंगे वाइल, यानी हमने बाहर जाने का फ़ैसला किया वाइल इट वाज रेनिंग, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं एज़ इट वाज रेनिंग, जैसे ही बारिश हुई वी डिसाइडेड टू गो आउट, हमने बाहर जाने का फ़ैसला किया। ठीक है, इस तरह से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास हैं रीड द गिवन पैराग्राफ एंड इनसर्कल द ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड एग्जामिन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंजक्शंस। अच्छा, ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी वो कंजक्शन वर्ड से रिलेटेड थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स हम कैसे यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि जब क्लॉजेज जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ होगा, और जब दोनों इंडिपेंडेंट हो तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स में ट्रांजिशनल डिवाइसेस में हम ये देखते हैं कि सेंटेंसेस और पैराग्राफ का आपस में कनेक्शन या रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए हम कौन से वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। जोसेफाइन डिक्सन मैरिड अ मैन, जोसेफाइन डिक्सन ने एक शख्स से शादी की। हु वर्कड फॉर अ कंपनी, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था दैट मैन्युफैक्चर गॉज एंड एडहेसिव टेप कॉल्ड जॉनसन एंड जॉनसन, यानी जो कि गॉज बोलते हैं बैंडेज को, यानी जिस तरह मेडिकल ड्रेसिंग होती है, पट्टियाँ, यानी उसकी जो बैंडेज होती है वो, और एडहेसिव टेप जो चिपकने वाली टेप है वो बनाते थे, यानी एक वो बैंडेज और जो चिपकने वाली टेप है वो चीज़ें बनाते थे। उस कंपनी में वो काम करता था और जिसका नाम था जॉनसन एंड जॉनसन, यानी उसे जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से बुलाया जाता था। उस कंपनी में वो काम करता था और उस कंपनी में गॉज एंड एडहेसिव टेप तैयार किए जाते थे। वी विल नेवर नो, हम कभी नहीं जानेंगे द रीज़न
सबब हम कभी भी ये सबब नहीं जानेंगे, बट इट इज़ अ फैक्ट, लेकिन ये एक हकीकत है, ठीक है। बट जो है यहाँ पे यानी सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप शो हो रहा है कि क्यों, लेकिन ये एक हकीकत है दैट जोसेफिन डिक्सन वाज एक्सीडेंट प्रोन का मतलब होता है हैविंग टेंडेंसी, यानी बहुत ज़्यादा जिसके साथ कोई भी वाक़या कोई रोनमा होना, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बट इट इज़ अ फैक्ट, लेकिन ये हकीकत है दैट जोसेफिन डिक्सन वाज एक्सीडेंट प्रोन, के उसके साथ बहुत ज़्यादा हादसा होते थे, बहुत ज़्यादा उसका हादसा के वाक़यात उसके साथ रोनमा होते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, अपने पहले हफ्ते के दौरान, दैट शी वाज मैरिड टू मिस्टर डिक्सन, जब उसने मिस्टर डिक्सन से शादी की तो उसके शादी के फर्स्ट वीक में यानी पहले हफ्ते में, यहाँ पे ड्यूरिंग जो है वो ट्रांजिशनल वर्ड है, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन वर्ड्स को हमने सर्कल किया है, ठीक है, इसको हमने इनसर्कल करना है। अच्छा, ये ड्यूरिंग जो है ट्रांजिशनल वर्ड है। अच्छा, एंड शी कट हर सेल्फ ट्वाइस विद अ किचन नाइफ, उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया या उसको कट आ गया 2 मरतबा विद अ किचन नाइफ, किचन में उसके यानी किचन में ब्लेड से या छुरी से चाकू से 2 दफ़ा उसको ज़ख़म हो गया, यानी उसने काट लिया, उसको कट आ गया। आफ्टर दैट, इसके बाद, ये आफ्टर दैट ट्रांजिशन डिवाइस है। इट जस्ट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, ये मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता गया। इट सीम, ऐसा दिखाई दिया दैट जोसेफिन वाज ऑलवेज कटिंग हरसेल्फ, कि वो हमेशा अपने आप को यानी काटती थी, यानी वो अपने आप को हमेशा ज़ख्मी करती थी। वन डे, एक दिन, हर हस्बैंड हैड एन आइडिया, उसके शोहर को एक आइडिया आया, उसे तरकीब सूझी, उसको एक ख्याल आया, सोचा उसने। ही कट द टेप इनटू स्टेप्स, उसने टेप को, जो एडहेसिव टेप थी, उसको स्ट्रिप्स में काटा, यानी एक लंबी पट्टियों में काटा। देन, फिर, इन द मिडल ऑफ ईच स्ट्रिप, देन यहाँ पे ट्रांजिशन डिवाइस के तौर पे यूज़ हुई है। देन इन द मिडल ऑफ ईच स्ट्रिप, हर पट्टी के दरमियान में, ही स्टक अ लिटिल स्क्वायर गॉज, तो उसने एक छोटा यानी वो स्क्वायर टाइप का एक उसने वो बैंडेज जो है वो चिपका दी, यानी हर उस पर जो एडहेसिव टेप थी उसके ऊपर स्क्वायर शेप में उसने गॉज जो है वो बैंडेज है जो वो उसको चिपका दिया, यानी ड्रेसिंग जो जिससे किसी भी ज़ख़म पे लगाया जा सकता था उसको चिपका दिया, या यानी कोई भी जो काट है या कोई भी जो यानी ज़ख़म है उसको वो ठीक करने के लिए जो बैंडेज और ड्रेसिंग यूज़ की जाती थी उसको उस एडहेसिव टेप पर चिपका दिया। ही कट द फ्रॉम देन, इसके बाद से ऑन वेन एवर, जब कभी जोसेफिन हैड एन एक्सीडेंट, जब जोसेफिन का कोई ऐसा हादसा होता, यानी उसे कोई कट शट आता, उससे ज़ख़म होता, रेडीमेड बैंडेज, जो उसका यानी तैयारशुदा जो बैंडेज थी, यानी तैयारशुदा जो उसकी पट्टियाँ थीं, वर ऑन हैंड, उसके हाथ पर होती, फॉर हर, उसके लिए, टू यूज़ क्विकली, कि वो फ़ौरन से इस्तेमाल करें, एंड विदाउट अ लॉट ऑफ फस, बगैर कोई हंगामा किए, यानी बगैर कोई हंगामा किए वो अपने हाथ पे जो उसके ऊपर जो उसकी ये बैंडेज थी एक तरह से उसको फ़ौरन से यूज़ कर ले और कोई हंगामा ना करे। एट जोसेफिन एंड जोसेफिन, यानी एट यहाँ पे कंजक्शन ये ट्रांजिशन वर्ड्स के तौर पे यूज़ हुआ है। जोसेफिन एंड जोसेफिन दे हियर्ड अबाउट दीज न्यू बैंडेजेस, उन्होंने यानी जोसेफिन पे जैसे उन्होंने सुना ये न्यू पट्टियों के बारे में सुना, दैट कुड बी पुट ऑन इन 30 सेकेंड, जो कि फ़ौरन से यानी 30 सेकेंड के अंदर अंदर उस पर रखी जा सकती हैं, यानी लगाई जा सकती हैं, यूज़ की जा सकती हैं। सून द कंपनी वॉज मेकिंग दैम, यानी सून यहाँ पे ट्रांजिशनल उसमें यूज़ हुआ है। जल्द ही कंपनी ने उन्हें बनाना शुरू किया, टू सेल ऑन अ स्मॉल स्केल, उन्हें छोटे पैमाने पर बेचने के लिए, यानी ये वो इतनी पॉपुलर हुई, यानी उन्हें ये इतना अच्छा लगा जब उन्होंने ये सुना कि वो फ़ौरन से
30 सेकंड के अंदर वो किसी भी जगह पर किसी ज़ख्म पर लगाया जा सकता है। तो उन्होंने ये छोटे पैमाने पर बेचने के लिए इसे बनाना शुरू किया, कंपनी ने बनाना शुरू किया। बाद में आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, आफ्टर यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिवाइस के तौर पर यूज़ हुआ है। 4 सालों के बाद इन 1924 में द कंपनी इंस्टॉल्ड, कंपनी ने तनसीब की, उसे लगाया मशीनों को लगाया फॉर मैस प्रोड्यूसिंग, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, यानी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चीज़ों को यानी बनाने के लिए, द न्यू प्रोडक्ट, नई एक चीज़ बनाने के लिए। एंड द ट्रेड नेम बैंडेड, यानी उसका जो ट्रेड नेम था, जो उसका तजारती नाम था, उसको बैंडेड का नाम दिया गया। ठीक है, वाज अडॉप्टेड, उसका बैंडेड के नाम पर उसको नाम दिया गया। तो ये जो इंसर्कल्स हैं जो वर्ड, उसको हम ट्रांजिशन वर्ड बोलते हैं। कौन कौन से हैं? बट, ड्यूरिंग, आफ्टर दैट, देन, एट, सून, व्हेनेवर एंड दैट, आफ्टर, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। और ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंसेस और पैराग्राफ में रिलेशनशिप ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा और कंजक्शन वर्ड्स का भी आपको पता चल गया और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन वर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं। और अगर आगे मज़ीद फिर वो अगर इंडिपेंडेंट क्लासेस हों तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं। और अगर वन क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट हो और द अदर क्लॉजेस इंडिपेंडेंट, तो देन वी यूज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, रीड द सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कोलेटिव कंजक्शन। अच्छा, कोलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? कोलेटिव कंजक्शंस वर्क इन पेयर्स टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, कोलेटिव कंजक्शंस जो हैं वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को पेयर्स की सूरत में दूसरा ज्वाइन करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कोलेटिव कंजक्शंस आर आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। ठीक है, यानी ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम पेयर्स ऑफ कंजक्शंस वर्ड इसे बोलते हैं। तो ये यूज़ करते हैं और इसको कोलेटिव कंजक्शंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल्स देखिए, ज़्यादा वो कंसेप्ट क्लियर होगा। वी विल आइदर गो फॉर अ पिकनिक और विजिट आवर ग्रैंडमा, यानी हम या तो पिकनिक के लिए जाएंगे या फिर अपनी दादी माँ से मिलने जाएंगे। ठीक है, यानी या तो हम ये काम करेंगे या हम वो काम करेंगे, तो उसके लिए हम आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। और आइदर और इकट्ठे इस्तेमाल होंगे और वो पेयर्स की सूरत में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको हम कोलेटिव कंजक्शंस का नाम देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर और आई नॉर माई ब्रदर रीड दिस बुक, यानी ना ही मैं और ना ही मेरा भाई ये बुक पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि मैं और मेरा भाई ये बुक नहीं पढ़ते हैं। तो ना मैं और ना ही मेरा भाई, यानी दोनों यानी पेयर्स की सूरत में हम जो कंजक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, यानी कि ना मैं और ना ही मेरा भाई रीड दिस बुक, ये किताब पढ़ते हैं। यानी कि ना मैं और ना ही मेरा भाई ये किताब पढ़ते हैं, यानी हम दोनों ये किताब नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे भी नाइदर नॉर जो है वो पेयर्स ऑफ कंजक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, कोलेटिव कंजक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट है बोथ हॉकी एंड क्रिकेट आर फेमस इन पाकिस्तान, यानी बोथ एंड ये कंजक्शन वर्ड्स हैं और ये कोलेटिव कंजक्शन पेयर ऑफ वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। बोथ हॉकी एंड क्रिकेट आर फेमस इन पाकिस्तान, यानी वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कोलेटिव कंजक्शंस का नाम देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है शाहिद इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन। शाहिद ना सिर्फ एक उस्ताद है बल्कि वो एक कामयाब कारोबारी भी है, यानी वो कामयाब एक बिजनेसमैन भी है। ठीक है, तो नॉट ओनली ना सिर्फ, बट आल्सो बल्कि, इसका ये ट्रांसलेशन होगी ना सिर्फ बल्कि, यानी कि ना सिर्फ वो ये काम करता है बल्कि वो ये काम भी करता है। ठीक
ठीक है। तो उसको हम ये नॉट ओनली और बट आल्सो जो पेयर ऑफ कंजक्शन वर्ड्स हैं ये हम यूज़ करेंगे और इसको कोलेटिव कंजक्शंस का नाम दिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट है आई डोंट नो वेदर ही विल विजिट मी और लीव द फॉर लाहौर। मैं नहीं जानता आया कि वो मुझे मिलने आएगा या फिर लाहौर के लिए रवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर और ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स कंजक्शन वर्ड्स जो हैं ये कोलेटिव कंजक्शन वर्ड्स हैं। अच्छा नेक्स्ट है एक्टिविटी है यूज़ द फॉलोइंग कोलेटिव कंजक्शंस इन सेंटेंसेस। यहाँ पे जो कंजक्शंस कोलेटिव कंजक्शंस हैं यहाँ पे उनको हमने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। कौन कौन से? वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट, बोथ एंड, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो अब हम ये जो कोलेटिव कंजक्शंस हैं इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। लेट्स डू इट। यस यहाँ पे फर्स्ट जो है कोलेटिव कंजक्शंस वेदर और, ठीक है। आई डोंट नो वेदर शी इज़ कमिंग और नॉट, ठीक है। मैं नहीं जानता कि आया वो आ रही है या नहीं, ठीक है। वेदर और, आया के या, ठीक है। अच्छा नंबर 2 है नाइदर नॉर, ना ही ना, यानी कि ना नहीं के मीनिंग में इसमें यूज़ करेंगे और ये जहाँ पे नाइदर यूज़ होता है वहाँ पे नॉर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो नाइदर माई ब्रदर नॉर आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कि ना ही मेरा भाई और ना मैं हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी कि हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं, यानी कि ना ही मैं और ना ही मेरा ब्रदर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह की सैर के लिए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोलेटिव कंजक्शन है नॉट बट। शी इज़ नॉट हर मदर बट हर सिस्टर, यानी कि वो इसकी मदर नहीं है बल्कि उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, नहीं बल्कि, ठीक है। शी इज़ नॉट हर मदर बट हर सिस्टर, ठीक है, यानी वो उसकी मदर नहीं है बल्कि उसकी सिस्टर है। अच्छा बोथ एंड, बोथ दोनों, एंड और। अच्छा शी वॉज बोथ ब्यूटिफुल एंड एजुकेटेड, यानी कि वो दोनों यानी खूब शी यानी एक के लिए ये दोनों चीज़ें बताई गई कि वो खूबसूरत भी है और तालीम याफ्ता भी है। शी वॉज बोथ ब्यूटिफुल एंड एजुकेटेड, यानी कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ तालीम याफ्ता भी है, ठीक है, पढ़ी लिखी भी है। तो यहाँ पे बोथ एंड कोलेटिव कंजक्शन के तौर पे यूज़ हुए हैं। शी वॉज बोथ ब्यूटिफुल एंड एजुकेटेड। अच्छा नेक्स्ट है आइदर और, यानी या के मीनिंग में इस्तेमाल होता है इसे। और आइदर शी विल बी अ डॉक्टर और अ टीचर, यानी या तो वो एक डॉक्टर होगी या एक उस्ताद होगी, ठीक है। आइदर शी विल बी अ डॉक्टर और अ टीचर। अच्छा नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ बल्कि। अच्छा ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो माई टीचर, यानी वो ना सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरा उस्ताद भी है। ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो माई टीचर, ठीक है। तो ये हमने कंजक्शन कोलेटिव कंजक्शन वर्ड्स जो पेयर ऑफ वर्ड्स कंजक्शन वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इसको हम कोलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। यस यहाँ पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर में जो पार्ट डी है, सेक्शन डी है, वो टेंसेस से रिलेटेड है और टेंसेस में आज हम फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अच्छा द टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस आर एज फॉलोज। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कैसे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, यानी वो चीज़ें जो हम यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे काबू में नहीं होती, उसके मुतल्लिक हम बात करने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। आई शैल नॉट बिलीव यू, मैं आप पर यकीन नहीं करता, मुझे आप पर यकीन नहीं है। आई शैल नॉट बिलीव यू, ठीक है, तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे। नेक्स्ट जो है शी विल नाउ द न्यूज़ टुमारो, यानी वो इस खबर के मुतालिक जानेगी कल, यानी कल उसे इस खबर का पता चलेगा। तो जो चीज़ें यानी इख्तियार में ना हो उसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट व्हेन वी थिंक और बिलीव
विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी वो चीज़ें जो कि हम सोचते हैं या यकीन करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में रोनमा होंगी या वकूफ़ पज़ीर होंगी, उसके लिए हम ये सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। ठीक है, यानी कोई भी जो वाक़या फ्यूचर में होने वाला हो, आने वाले वक्त में होने वाला हो, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आई एम श्योर, मुझे यकीन है अली विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन मिड टर्म, कि अली मिड टर्म में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा। ठीक है, ये भी आने वाले वक्त के बारे में बात हो रही है, तो ये इसमें भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अच्छा, नंबर 3 है विद गोइंग टू फॉर्म, गोइंग टू है जो है करने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, यानी कि आने वाले वक्त में करने वाला हूँ, मैं कहीं जाने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, जो भी यानी आगे के नेक्स्ट आने वाले वक्त में कोई काम करना हो, एक्टिविटी करनी हो, तो उसको हम गोइंग टू फॉर्म से हम दूसरा डिस्क्राइब करेंगे। व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू समथिंग जस्ट बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, यानी उसके बारे में हम आने वाले वक्त के बारे में कोई काम करना हो तो उसके बारे में हम बात करें तो वो हम गोइंग टू वर्ड चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू विज़िट पेरिस, मैं पेरिस के सैर के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आने वाले वक्त की जो एक्टिविटी है उसके बारे में बात करने के लिए हम गोइंग टू लगाएंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू, ये आई एम से लग रहा है आपको कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन गोइंग टू से हमें पता चलता है कि ये आने वाले वक्त की बात हो रही है। ठीक है, आई एम गोइंग टू विज़िट पेरिस, कि मैं पेरिस की सैर के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, मुस्तकबिल की बात है। अच्छा, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू टेक अ रेस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं अगले चंद घंटों के लिए मैं आराम करूँगा। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में जो एक्टिविटी होगी उसको हम गोइंग टू से शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट सम फ्यूचर मोमेंट, यानी कि जो इसमें वो एक्शन बयान किया जाता है, वो कोई काम बयान किया जाता है जिसका आने वाले वक्त में, आने वाले लम्हे में उसका जारी रहना बताया गया हो, यानी आने वाले वक्त में वो काम होगा और वो जारी रहेगा। ठीक है, तो उसको फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसमें यूज़ करते हैं। इन इट वी यूज विल बी एंड शैल बी फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, विल बी और शैल बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल दे विल बी टेकिंग अ रेस्ट एट 3 o'clock, यानी वो 3 बजे वो आराम कर रही होगी। ठीक है, यानी जो आने वाले वक्त में जो एक्टिविटी है वो काम आराम कर रही होगी। ठीक है, तो वो विल बी टेकिंग, यानी विल बी के साथ टेकिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब लगाई गई है। अच्छा, नेक्स्ट है आई शैल बी फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इन अ वीक्स टाइम, यानी मैं ये जो प्रोजेक्ट है वो हफ्तों में ये करने वाला हूँ, ख़त्म कर रहा हूँगा। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी शैल बी के साथ फिनिशिंग आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है। अच्छा, नेक्स्ट है शी विल बी प्लकिंग फ्लावर्स वन बाय वन, वो एक एक करके फूल चुन रही होगी। ठीक है, यानी मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में वो ये काम कर रही होगी। यहाँ पे भी विल बी के साथ प्लकिंग यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी है पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट फ्यूचर टेंस, यानी जो वर्ब्स हैं ब्रैकेट में उसको हमने इंडेफिनेट या कंटिन्यूअस में देखना है। फ्यूचर टेंस में देखते हैं कि कौन सा जो है वो वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, ही वेट फॉर अस एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ पे ही विल बी वेटिंग फॉर अस एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो विल बी वेटिंग
यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, विल बी के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, नंबर 2 है आई रिटर्न फ्रॉम मरी दिस इवनिंग, यानी मैं इस शाम को मरी से वापस आऊँगी। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मरी दिस इवनिंग, मैं इस शाम को तो आई शैल रिटर्न, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रिटर्न, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है। अच्छा, नंबर 3 है आई फिनिश द बुक इन एन आवर्स टाइम, यानी 1 घंटे में मैं ये बुक ख़त्म करूँगी। आई शैल फिनिश द बुक इन एन आवर्स टाइम, ठीक है, यानी 1 घंटे में मैं ये किताब ख़त्म करूँगी, तो आई के साथ शैल, आई शैल फिनिश, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है ही नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, उसने मेरा नुक्ता नहीं समझा, उसने मेरा पॉइंट, उसने मेरी बात नहीं समझी। ही विल नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, उसने मेरी बात नहीं समझी, वो मेरी बात नहीं समझेगी, तो ये ही विल, ठीक है, समझेगा, ही विल के साथ विल नॉट अंडरस्टैंड, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया। अच्छा, नंबर 5 है द प्रोजेक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यानी इस प्रोजेक्ट पे, इस मंसूबे पे बहुत ज़्यादा रकम खर्च होगी, बहुत ज़्यादा लागत आएगी, तो दिस प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो इस प्रोजेक्ट के साथ हम विल यूज़ करेंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, नंबर 6 वी फाइट अगेंस्ट एनिमी फोर्सेस ब्रेवली, हम दुश्मन के फाइट से बहादुरी से लड़ेंगे, ठीक है। वी शैल फाइट, लड़ेंगे, वी शैल फाइट, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 7 है वी ईट ऑल द मैंगोज, हम सारे आम खाएंगे, हम सब आम खाएंगे, तो वी शैल ईट, ठीक है, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी शैल ईट ऑल द मैंगोज। अच्छा, नंबर 8 है ही विल वर्क रेगुलरली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने से बाकायदगी से काम करेगा। ही विल वर्क, यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ही विल वर्क रेगुलरली, यानी जो आने वाले वक्त में काम हो रहा है वो सिर्फ एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, अभी उसकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 9 है आई ट्रैवल बाय एयर टुमारो, मैं कल बाय एयर जाऊंगा या सफ़र करूंगा, ठीक है, तो ये शैल के साथ ट्रैवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अच्छा, नंबर 10 है दे ग्रो वीट दिस ईयर, वो इस साल गंदम उगाएंगे, ठीक है, तो विल के साथ ग्रो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, यानी हम इस साल गंदम उगाएंगे, यानी आने वाले वक्त में एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं, सिर्फ एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि हम उगाएंगे, तो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारे फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अच्छा, यहाँ पे मॉडल वर्ब्स है, ई सेक्शन है, वोकैबुलरी ग्रामर का ई पार्ट है, मॉडल वर्ब्स। अच्छा, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं, कोई भी हम एक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, उसको यानी हम मॉडिफाई करने के लिए, उसको मज़ीद हम के किस तरीके से, हम किस अंदाज से काम कर रहे हैं, हमारे काम करने की सलाहियत, हमारे यानी एबिलिटी, उसको कर सकने की पोजीशन को ज़ाहिर करना, हम वो मॉडल वर्ब से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडल फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। अच्छा, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी, यानी ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और वो इम्कान को या ज़रूरत को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इजहार कर रहे होते हैं। इंग्लिश मॉडल वर्ब्स इंक्लूड मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे और माइट, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं,
ठीक है, यानी किसी काम का इम्कान, उसकी नेसेसिटेशन, उसकी मजबूरी, उसके कर सकने की पोजीशन, एबिलिटी, ठीक है, टू डू एनी टास्क, तो वो फिर हम मॉडल वर्ब्स चूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 है यू हैव इनफ क्लॉथ्स फॉर समर, यू डैश बाय मोर, यानी आपके पास मौसम गर्मा के लिए काफ़ी कपड़े हैं, आप और ज़्यादा और नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। यू कैन नॉट बाय मोर। अच्छा, नंबर 2 है इट डैश रेन टुमारो अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट, यानी मौसम की पेशन गोई के मुताबिक कल बारिश होगी, इट विल, ठीक है। अच्छा, विल और शैल भी मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। ये ये बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन ये काम करने के मोड को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, इसलिए हम इन्हें मॉडल वर्ब्स का नाम देते हैं, ठीक है। नंबर 3 है वी डैश डू मॉर्निंग वॉक टू कीप आवर सेल्स हेल्दी, हम अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए सुबह की सैर करनी चाहिए, ठीक है। तो वी शुड डू मॉर्निंग वॉक टू कीप आवर सेल्स हेल्दी, यानी हमें अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह की सैर करनी चाहिए। शुड चाहिए के मीनिंग में यानी मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 4 ताहिरा डैश विन द कंपटीशन एज शी वर्कड हार्ड, ताहिरा कंपटीशन मुकाबला जीतेगी क्योंकि वो सख्त मेहनती है या वो बहुत मेहनती है, इसलिए वो मुकाबला जीतेगी। ताहिरा वुड विन द मैच कंपटीशन, यानी ताहिरा गागी के उसमें मीनिंग में आया है। ताहिरा वुड विन द कंपटीशन, ये मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, तो इसको हम। अच्छा, नंबर 5 आई कैन रीड वेल, मैं अच्छा पढ़ सकती हूँ, बट डैश राइट अ गुड ऐसे, लेकिन मैं अच्छा ऐसे राइट नहीं कर सकती, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ सकती हूँ लेकिन मैं एक अच्छा ऐसे राइट नहीं कर सकती, तो कैन नॉट राइट अ गुड ऐसे, ठीक है। तो ये कैन नॉट जो है वो मॉडल वर्ब्स हैं। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे और माइट, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी करना, लाजमी करना। शैल गागी गे, विल गागी के मीनिंग में आता है। शुड चाहिए, वुड गागी के मीनिंग में आता है। ये भी यानी कोई भी एक्टिविटी के मोड को जाहिर करता है, इसलिए वुड यूज़ करते हैं। अच्छा, कैन कर सकता हूँ, यानी कर सकने की पोजीशन को, किसी काम के करने की एबिलिटी को जाहिर करता है। और कुड इसके पास के तौर पे इस्तेमाल होता है, कैन के पास के तौर पे कुड इस्तेमाल होता है। मे कर सकना, कोई भी किसी चीज़ का इम्कान होना, यानी कि मैं ये कोई काम कर सकना, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। और माइट जो है वो इसके पास के तौर पे मे के पास के तौर पर माइट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हमारे अच्छा हमारा जो है वो वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू द राइटिंग स्किल्स एंड here if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like, comment, please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 7 द अर्थ स्पीक्स, इसके एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स ये देखेंगे। इसमें सेक्शन ए में मेंशन किया गया है राइट अ समरी ऑफ द पोएम द अर्थ स्पीक्स, ठीक है। द अर्थ स्पीक्स की समरी के बारे में राइट करना है, और यानी द अर्थ स्पीक्स एक पोएम है तो उसकी समरी यानी उसका थर्ड
थर्ड क्वार्टर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वो समरी होती है। अच्छा, बी पार्ट है राइट अ पोएम ऑन द इन्वेंशन ऑफ बैंड एड, यानी जो पेज नंबर 73 पे पैराग्राफ था, जो यानी कि स्ट्रिप्स की सूरत में बैंडेज ड्रेसिंग की एक वो जो स्केयर शेप की लेयर लगाई गई थी, तो उस पे आप उस पैराग्राफ को यूज़ करते हुए आप एक पोएम राइट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, और जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो यानी जिससे एक तरह से आपकी स्पीच या आपके जो राइटिंग स्किल है वो एक तरह से ब्यूटीफाई होती है, तो उसको आपने फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करना है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव द taste for poetry, please mention and write a poem about that topic, band-aid, okay, invention of band-aid. Okay, now we write a summary of the poem The Earth Speaks. Okay, now let's do it right now. Yes, this is a summary of the poem The Earth Speaks. ठीक है, ज़मीन बोलती है. This poem is about the earth and its beautiful four seasons. ये नज़म ज़मीन के मुतल्लिक है और उसके 4 खूबसूरत जो मौसम हैं उनके मुतल्लिक है. The earth speaks in a gloomy voice. ज़मीन बहुत उदास गमगीन आवाज़ में बोलती है. That I give you 4 seasons as a gift. मैं आपको 4 मौसम तोहफे के तौर पर देती हूँ. These seasons are spring, autumn, winter and summer. ये मौसम बहार, ख़ज़ां, सरमा और मौसम गर्मा हैं. Each season has so many blessings. हर मौसम में बहुत सी नेमतें होती हैं. एंड दीज ब्लेसिंग्स आर फॉर यू. और ये सारी नेमतें, हर मौसम में जितनी भी नेमतें हैं वो सारी नेमतें आपके लिए हैं, आपके इस्तेमाल के लिए हैं. ये इंसानों से खिताब है, ठीक है, ज़मीन का इंसानों से खिताब है. इन स्प्रिंग सीज़न, मौसम बहार में, फ्लावर ब्लूम्स एवरीवेयर. इन ऑटम सीजन्स, यानी स्प्रिंग बहार के मौसम में हर जगह फूल ही फूल होते हैं. इन ऑटम सीज़न, ख़ज़ां के मौसम में, ऑल ट्रीज़ एंड प्लांट्स पुट ऑफ देयर ओल्ड क्लॉथ्स एंड रेडी फॉर द न्यू वंस. यानी सब दरख्त और पौधे अपने पुराने कपड़े जो हैं वो उतारते हैं और नए कपड़े पहनने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं. इन समर सीज़न, मौसम गर्मा में, सनशाइन फॉर ऑल थिंग्स इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. यानी सब चीज़ों के लिए धूप या सूरज की रोशनी एक अल्लाह की नेमत है. इन विंटर सीज़न, मौसम सरमा में, स्नो इज़ रियली अ चार्मिंग थिंग फॉर यू. स्नो यानी बर्फ़बारी आपके लिए एक दिलकश चीज़ होती है, हकीकतन एक दिलकश चीज़ होती है. ऑल दीज ब्लेसिंग्स फॉर यू, ये सारी नेमतें आपके लिए हैं. ईच सीज़न ब्रिंग्स जॉयज़ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीवन. हर मौसम हर किसी के लिए, हर एक के लिए खुशियाँ और यानी खुशियाँ लाता है. इट गिव्स बोथ प्लेजर्स एंड अफेयर्स. ये खुशियाँ और गम दोनों देता है, यानी हर मौसम में खुशी और गम दोनों होते हैं. द अर्थ सेड टू द ह्यूमन्स, ज़मीन इंसानों से कहती है, ज़मीन ने इंसानों से कहा, दैट use these 4 seasons wisely and kindly so that you can find a worthy statement in the end of the year to tell others proudly. ज़मीन इंसानों से कहती है, या उसने ज़मीन ने इंसानों से कहा कि इन 4 मौसमों को, यानी जो ऊपर डिस्क्राइब हुए हैं, बयान किए गए हैं 4 सीजन्स, उनको अक्लमंदी, दानिशमंदी और शफ़क़त से इस्तेमाल करें, प्यार मोहब्बत से इस्तेमाल करें, ताकि आप साल के आखिर में आपके पास एक कीमती कोई बात कहने के लिए हो जो आप दूसरों को फ़ख्र से बता सकें. यानी आपके पास रिकॉर्ड में एक ऐसी कोई अच्छी बात होनी चाहिए जो आप दूसरों को फ़ख्र के साथ बता सकें. द अर्थ सेड इन अ लो वॉइस, ज़मीन
बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहती है दैट नाउ इट इज़ योर टास्क, ये अब आपका काम है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ टू यूज़ दीज 4 सीजन्स वाइजली, कि आप इसे ये 4 सीज़न जो 4 मौसम हैं आप इन्हें दानिशमंदी के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये समरी हो गई द अर्थ स्पीक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेसन नंबर 8 इंशाल्लाह very soon on the coming video. And now in this video, please, if you have learned something useful, like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers. See you soon in the next video with new lesson. Okay, Allah Hafiz.